परफेक्ट। Yeah. तो गाइज पहले मतलब ये शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैंने आई हैवंट हैड अ चांस टू interact with the company or I haven't had a opportunity to visit their factory, but as I told you कि मैं प्री आईपीओ में थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ, तो मैं एक सिमिलर कंपनी के प्लांट को मैं विजिट कर चुका हूँ। ये कंपनी अहमदाबाद बेस्ड कंपनी थी जहाँ पे वो प्री आईपीओ के लिए फंडिंग रेज करना चाहते थे। एंड हमने काफी एक दिन पूरा वहां पे बिताया था उस कंपनी के साथ में। तो जो मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन वहां से थे, वहां से मैं ये पैरेलल एक ड्रॉ करूंगा फॉर इक्वस। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, अखिलेश भाई। तो Yes, perfect. गाइस बेसिकली ये जो कंपनी है, इट्स अ कर्नाटका बेस्ड कंपनी, और ये एरोस्पेस और एरोस्पेस वर्टिकल में अराउंड 80% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। तो वो क्या क्या चीजें बनाती है अगर वो हम समझना चाहते हैं, तो वो जो एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर रहता है, उस स्ट्रक्चर में काफी अलग अलग चीजों पे वो काम करती है। सो लेट्स टॉक अबाउट, आप सब लोगों ने मतलब आई एम अज्यूमिंग मोस्ट ऑफ यू हैव बीन इनटू एन एयरप्लेन, राइट? तो जो इंजन के कुछ पार्ट्स रहते हैं, जो ब्लेड्स रहती है, तो ये कंपनी उस तरह के वो इंजन के अलग अलग पार्ट्स बनाती है। इंजन जो विंग को कनेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड पाइलॉन। या तो वो पाइलॉन कनेक्ट करने के लिए, इंजन को विंग के कनेक्ट करने के लिए पाइलॉन जो लगता है, उसके अलग अलग पार्ट्स ये कंपनी बनाती है। ये कंपनी जो लैंडिंग गियर रहता है, जो प्लेन का रनवे से प्लेन को टेक ऑफ और लैंडिंग करने में जो हेल्प करता है, लैंडिंग सिस्टम, लैंडिंग गियर, वो चीजें ये कंपनी बनाती है। Besides that, they also make actuators. Actuators are nothing but, आप समझ लीजिए कि आपको प्लेन को कंट्रोल करना है, प्लेन के फ्लैप्स को, उसकी दिशा को चेंज करना है, तो उसके लिए आपको एक्चुएटर्स लगते हैं, जिससे आप प्लेन को कंट्रोल, उसकी दिशा को कंट्रोल कर सकते हैं। सो द कंपनी मैन्युफैक्चर्स दोज पार्ट्स एज वेल एज सम विंग एंड फ्यूसलेज पार्ट एज वेल। तो दिस इज द एरोस्पेस सेगमेंट जहां पे ये कंपनी ये सारी चीजें बनाती है। अगर कंपनी का जो नॉन एरोस्पेस सेगमेंट है, और या जो कंपनी इसको कंज्यूमर सेगमेंट कहती है, अगर वो देखा जाए, तो आई एम श्योर कि जो जो पेरेंट्स हैं इस पर्टिकुलर कॉल में जो सुन रहे हैं, आपने अपने बच्चों के लिए आपने देखा होगा कि हासब्रो के प्रोडक्ट्स जैसे बारबी डॉल्स, आई वोंट से बारबी डॉल्स बट डॉल्स, यू वुड हैव सीन लॉट ऑफ टॉय कार्स, टॉय सेट्स, जो गन रहती है जिससे वो शूट आउट अ प्रोजेक्टाइल। सो ये सब चीजें कंपनी बनाती है फॉर अ बिग कस्टमर्स लाइक हैसब्रो। हैसब्रो इज वन ऑफ द बिग, वेरी बिग entity, and besides that they have partnered with a Brazilian company called Tramontina and Wonderchef to make the cookware, or both metal as well, non-stick as well as metal based pans and pots and stuff like that. Yeah. तो ये बेसिकली कंपनी के सेगमेंट्स हैं जहां पे कंपनी ऑपरेट करती है। 80% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द एरोस्पेस डिवीजन, while 20% roughly comes from the consumer segment. अखिलेश भाई, अगर आपको कुछ ऐड करना है, पार्थ या हिमांशु, फील फ्री टू डू सो। Yeah, thank you so much, Chintan Bhai, for setting the context. I think my team member Athar and Parth have done a very good work in terms of analyzing this particular company, and they have put up these two segments as well as other information. So I would request Parth and Athar to go for this aerospace segment और consumer segment, दोनों के लिए जो आप लोगों ने details बनाई, let's share that with the investors so that we can understand it better, and then we can ask different questions about different segments. So we will keep the question answer session open throughout the space, rather than having it at the end of the session, so that if there are questions from people, we can take that immediately. And guys, those who are expert in this industry, feel free to just jump in and help us out. Our experience might not be let's say always there in every segment. So we always request to just join in and help us correct wherever we are wrong. Yeah, absolutely. So Parth or Athar, would you like to take the segment thing, and you want to discuss anything other than what Chintan Bhai has shared? हाँ सर, हेलो Yeah. एवरीवन। हाँ हाँ, तो जैसे चिंतन सर ने कहा, उसके अलावा अगर आप देखें कि कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ है, जैसे कि वाइड प्रेसिशन प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है। जैसे कंपनी के पास काफ़ी ब्रॉड प्रोडक्ट्स है, लाइक
5000 प्लस प्रेसिशन प्रोडक्ट्स है, जिसमें ये उसके अलावा कंपनी की बहुत वाइड प्रेजेंस है, लाइक इनकी मैन्युफैक्चरिंग और इनकी प्रेजेंस यूएस में है, यूरोप में है, एंड अदर कंट्रीज में भी है। हाँ, जैसे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस है, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इंडिया, यूएस एंड फ्रांस में है, जो ग्लोबल ग्लोबल ओईएम्स के लिए क्लोज प्रॉक्सिमिटी प्रोवाइड करती है। ये प्रो ये प्रेजेंस इनोवेशन और एडवांस इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस डेवलप करने में हेल्प करती है कंपनी को। उसके अलावा कंपनी की कुछ कुछ वीकनेस भी है, तो आई विल मेनली कवर वीकनेस पार्ट। सो जैसे कि अगर आप देखेंगे कंपनी हाई डिपेंडेंस होती। हेलो, हाँ अथर सर। अथर एक काम करते हैं, वीकनेस पे थोड़ा बात बात है, पहले थोड़ा धंधा या समझाते हैं एग्जैक्टली हाँ अच्छा, कैसे सर, होता है अभी मैन्युफैक्चर क्या था, यस यस, थोड़ा इट इज मोर लेट्स फोकस इम्पोर्टेंट। ऑन दैट। तो हाँ, तो पहले लेट मी, सो गाइस देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यूजुअली आपको जो उनके कस्टमर है, लेट्स अगर एरोस्पेस के कस्टमर देखते हैं तो जो बड़े बड़े नाम है जैसे कि एयरबस है, बोइंग है, ओके, ये इस कंपनी के कस्टमर है। नाउ getting approval from companies like Airbus, Boeing takes like 5 years, 10 years, for any company to become on roll as a vendor to this kind of huge, these are the giants, right? जो भी अगर आप प्लेन देखोगे कोई भी बड़े वाले, तो या तो एयरबस के होते हैं या फिर बोइंग के होते हैं। तो इन दोनों कंपनियां अपने वेंडर को इतना ज्यादा कंट्रोल करती है, जो भी उनके पार्ट्स होते हैं, जो भी उनके स्पेयर पार्ट्स सप्लाई जो भी रहता है, वो दे कंट्रोल द एंटायर वैल्यू चेन। तो ये वाला क्रैक करना एक बहुत ही मुश्किल रहता है फॉर एनी कंपनी, एंड इक्विस ने ये किया हुआ है। दैट एक्चुअली गिव्स अ लॉट ऑफ let's say we need to command them on that particular job that they have converted these two guys as their customer. Also the company is 25 years old. Yeah, they started something in 2000 roughly, and over the years they have created multiple entities to operate. They also have one entity in France, another in US. I'm presuming both are somewhere. So France one, I'm assuming, should be somewhere in Toulouse, जहाँ पे एयरबस का मेन बिजनेस होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, और यूएस का आई एम अज्यूमिंग समवेयर विल बी समवेयर क्लोज टू द वेयर द बोइंग वन इज। या तो अगर आप इस कंपनी की मतलब अगर मैन्युफैक्चरिंग इसमें किस तरह से होता है अगर आप समझेंगे, तो यूजुअली यू गेट अ स्पेसिफिकेशन फ्रॉम अ बिग गाइज लाइक एयरबस एंड बोइंग। उसके हिसाब से पहले तो आपको मेटलर्जी को एकदम अच्छे से क्रैक करना पड़ता है कि आपको कितने परसेंट टाइटेनियम लगेगा, कितना परसेंट स्टेनलेस स्टील लगेगा, एंड वेरियस अदर मेटल एलिमेंट नीड्स टू गो इनटू अ पर्टिकुलर पार्ट। तो forging and casting becomes very very important and very integral part of the manufacturing process। या जो अहमदाबाद की कंपनी हमने देखी थी, जो हमने नहीं इन्वेस्ट किया, दैट द रीजन for us not to invest into that company was because they were getting the forging done outside, yeah, and they were not NADCAP certified. Okay, now so coming back, so the metallurgy plays a significant role in the strength of the component। आप सोचिए जो प्लेन जा रहा है 20,000 फीट 30,000 फीट पे वो जा रहा है, it is witnessing a tremendous amount of pressure as well as the temperature, very high level of temperature। So metallurgy becomes extremely important, and the good thing what Equus has done is that they have their own forging facility। The next part that comes, जो forging से जो प्रोडक्ट बाहर आती है, that they are not smooth। उनकी जो surface रहती है ना, they are very, let's say they are not, doesn't look very nice so to speak। yeah? तो उसको then it goes through the machining part। alright, मशीनिंग में क्या होता है कि उसको मल्टीपल डिफरेंट टाइप के एक्सेस रहते हैं, 3 एक्सेस 4 एक्सेस, एंड अभी तो 5 एक्सेस वाले मशीन्स आए हुए हैं, जहां पे इसको सीएनसी मशीन कहते हैं। And the company has close to 200 CNC machine which works on the forged elements that they are getting and converts them into a almost finished goods product। yeah, मशीनिंग होने के बाद पार्ट जाता है, दैट गोज इनटू द सरफेस ट्रीटमेंट रिलेटेड एक्टिविटी। तो सरफेस ट्रीटमेंट में क्या होता है कि समटाइम्स यू नीड टू एंश्योर कि जो सरफेस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट रहती है वो एकदम स्मूथ होनी चाहिए। आफ्टर मशीनिंग यू डोंट गेट दैट काइंड ऑफ अ क्वालिटी, तो आपको उसके अंदर के जो पोर्स रहते हैं वो पोर्स आपको फिल करने रहते हैं।
सो इट गोज थ्रू वेरियस टाइप ऑफ सरफेस ट्रीटमेंट, कुछ अब्रेसिव के साथ रहती है, कुछ पत्थर के साथ रहती है, कुछ केमिकल के साथ आप उसको सरफेस ट्रीटमेंट करते हैं to improve and get the desired surface treatment done as per the specification laid out by Airbus, Boeing and the various other customers. तो अगर हम थोड़ा सा डिटेल में इसमें जाते हैं, तो अगर आप कोई भी अपने इफ यू हैव सीन एनी काइंड ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट, तो कुछ 9 पार्ट्स के केमिकल ट्रीटमेंट रहते हैं, कहीं पे 11 पार्ट्स का केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस रहता है टू डू द प्लेटिंग और एनोडाइजिंग और treating the panel with the desired the look as well as the right texture that you need to get. उसके बाद the assembly part begins. या आपने अलग अलग components आपने बना दिए और यहाँ पे आप अब various assembly बनाएंगे, जैसे landing gear की assembly है. So you will create that assembly and then you supply that to the original equipment manufacturer. तो ये मोटा मोटी ये प्रोसेस रहती है मैन्युफैक्चरिंग. Akhilesh bhai, over to you. You want to add something on this the process? Thank you Chintan bhai for summing this up very very nicely and details. Metallurgy का details तो generally इतना किसी के पास रहता नहीं है, so you now people can understand that you are an expert this. I would just summarize these both business verticals that we have talked about. So aerospace segment जो है वो core है इस company का, and around 5,000 plus precision components across the engine systems, landing gears, structures, cargo and interiors ये बनाते हैं. और they are tier 1 suppliers to these global OEMs. Airbus है, Boeing है, Safran है. And machining capabilities, as Chintan bhai was telling, titanium and high strength alloys में machining capabilities हैं, which is rare in India. There are many other players who are doing some other works also. They are well known, like Ajad and few others. But this company is not very well known in this particular. But this is very unique because this is the only company which which has the India's only fully vertically integrated aerospace SEZ. सिर्फ components नहीं बना रहे हैं ये. और दूसरा जो इनका है, इनका हाई एंट्री बैरियर्स है because they are supplying to these global OEMs, which not many companies are doing. And the consumer segment, as he rightly told about electronics, plastics, toys and cookware, वो एरोस्पेस लेवल इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी जो इन्होंने अपने कोर बिजनेस में सीखी है, उसी को वो नॉन एरो एप्लीकेशंस में यूज़ करके काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. And they have partnership with brands like Hasbro, Wonderchef. और उस सेगमेंट में थोड़ा सा स्लो डाउन दिखा है इनको FY25 में. सो हमको एज ए इन्वेस्टर ये सोचना है कि क्या कंपनी उसमें ज़्यादा फोकस करे जो उसका कोर है, जिसकी वजह से इंडिया में काफ़ी सारा अभी बिजनेस बाहर से आने वाला है, और या तो फिर वो नॉन कोर जो उनका सेगमेंट है कंज्यूमर वाले, उसमें से भी just for the revenue, even with the low profitability, they can continue. So this is something that we want to discuss before we pitch into the new section. So should Equus remain diversified or double down on aerospace, or can the consumer segment become profitable, or is it is structurally weak only? Correct. So इसमें दूसरा ये वाला है, see the reason, let's assume if you look at that journey, yeah. So they started with the the aerospace part, aerospace segment. Yeah, उन्होंने 2000 से लेके 2010 तक they were trying to get sign up Airbus, and 2010 में उन्होंने Airbus को साइन किया. यहाँ पे देखिए एक दो तीन चीज बहुत जरूरी है. एक तो आपको सर्टेन सर्टिफिकेट्स लगते हैं. तो एक जो सबसे मेन है वो NADCAP सर्टिफिकेशन है. NADCAP सर्टिफिकेशन के लिए आपको अपने प्लांट में यू नीड टू हैव अ वेरी लेट्स से कंप्लीटली HVAC सिस्टम चाहिए आपको. वहां पे आपको पार्ट्स जो एयर में रहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, उसको आपको कंट्रोल करना पड़ता है. The entire plant need to be like dust free and particle free and stuff like that. So that itself is a very big cost component for any manufacturer to achieve the NADCAP certification. दूसरा चीज जो है after doing this, then you have to go through various trials and trial and error, and to get your parts and your factory approved by the manufacturers like Airbus and Boeing. So company ने ये सब कर लिया. They got all the machines. Then I'm assuming, again this is just a guess, that they were asked to create certain parts which also require plastic molding. तो इसीलिए उन्होंने कंज्यूमर सेगमेंट के लिए उन्होंने मतलब प्लास्टिक की मोल्डिंग के मशीन्स खरीदे.
to supply to the Airbus, Boeing, and various other aerospace customers. And then they started looking at how else I can utilize this plastic molding systems much better. And that's why I'm assuming that they started with the consumer durable or consumer segment, जहाँ पे वो toys बना रहे हैं. So in this segment again the machines are completely different. यहाँ पे plastic injection molding या blow molding से plastics के आप component बनाते हैं. Main यहाँ पे जो डाई रहती है वो आपको OEM से आती है because the design of a particular toy is done by Hasbro or somebody else. और वहां से आप डाई आएंगी. डाई probably will be belonging to those guys. These guys are only authorized to use the dyes and manufacture this plastic toys. Yeah. So my gut feeling is that that could have been the reason for them to initiate this particular segment. और उनका जो machining में और forging में जहाँ पे कुछ capacity idle रहा होगा, that's why they get into the cookware part of it. जहाँ पे they non-stick वाला जो part है, अगर end of the day आप देखा जाए तो मतलब non-stick is nothing but some type of a chemical treatment being done on that particular metal to make it a non-stick surface. Yeah? So in order to fully utilize their capacity, they would have, eventually moved into this particular business. That's my gut feeling. I could be wrong as well. Akhilesh bhai, over to you. Yeah. Yeah. I think this makes sense, Chintan bhai. So their manufacturing ecosystem is something that we like, and we would like to harp upon this. In the SEZ that they have, the Belagavi, the 250 plus acre aerospace park, which is co-located with suppliers, tool shops, testing platforms, plating and forging, shops. This gives them a clear advantage that they have at one particular place. 250 plus acre is huge thing. This also reduces cycle time and logistic costs and improves quality because they have everything which they are manufacturing. They are doing testing there, and the forging and everything is done there. So, and they are also actually mirroring the global models like Wichita in US and Toulouse in France. So these are some of the advantages that we see. As you have narrated, and even Athar was talking about, facilities are there in France and USA also, just to make sure that there is a customer proximity, which actually helps them into qualification, sample approval, small batch productions over there only. So this is something that is very core to their business. Can this be a clear advantage for them going forward against some of the competitors in India and globally? That we have to discuss, and if we can take some of the other viewpoints from other people who have such knowledge, that will be really great. So there were certain guys who were requesting for speaker. I've approved their request. So guys, Same if you here, yeah. have something to add, feel free. Just feel free to interrupt and share your viewpoint as well. Yeah, I think Kapil and Mustafa wanted to speak, so we have also given them speaker access. If you have anything to add, Kapil and Mustafa, we are glad to have you. Okay, so let's move on till Yeah. they gather their thoughts. So guys, so यहाँ पे अगर हम देखते हैं, so India, okay, right. So India definitely has the largest capacity, for their business. The consumer business manufacturing definitely happens only in India. The US and France entity are mainly for the aerospace business. Yeah. So, sorry, Subhajit ji, if you can, sorry, by mistake I, cancelled your request, so I've accepted it. Now, guys, if you look at it, from a, let's say, if you look at it, IPO just from a IPO offer issue perspective, then one thing which comes out is that they, guys, those who is not speaking, can you guys go on a mute because there's some background noise coming from you? And yeah. So अगर हम देखते हैं तो sir, there is an offer of sale component here, close to around, I don't know, around 30% of the issue size has a OFS component. Yeah. And if you break down that, yeah, अगर थोड़ा सा अंदर देखते हैं कि भाई कौन है जो बेच रहा है ये, तो then we see that okay, there is one very big PE fund, yeah, called Amicus Private Equity Fund.
They are selling a certain chunk. Well, they actually made close to 4x on their investment, so I don't envy them. There is a Dempo family. So now Dempo family is a owner of or promoter of Goa Carbon, which is a listed entity. If you look at also some of the investors who are still, are staying invested, some of the notable investors. So we saw Catamaran Ventures, which is backed by Mr. Narayan Murthy of Infosys. हमारे ace investor SME segment के and which is Mukul Mahavir Agarwal ji, they all have been taken a little chunk of the company in the just 1 or 2 years before the IPO came. Yeah. There have also been a certain mutual fund which has taken certain allotment before the IPO. So SBI के कुछ fund है, they have taken a certain portion. So we are seeing that okay, there are certain investors who have started coming in, while certain some other investors are kind of timing a bit of their selling their bit of their stake also. So it's a very very interesting phenomena which is happening over here. And we'll have to see, who is the wiser one between these two sets of investors. अखिलेश जी, आपका क्या मानना है? या जो बेच रहा है वो समझदार है कि जो अंदर घुस रहा है वो ज्यादा देखिए, समझ रहा है? इसमें आई थिंक ये सोचना पड़ेगा कि ये जो आईपीओ है वो किस तरह का आईपीओ है, बिकॉज मैं आज ही सुन रहा था संजीव प्रसाद जी को, जो कोटक इक्विटीज के हैं, उनका एक सेशन था नीलेश शाह साहब के साथ। तो उन्होंने बताया कि टोटल 100 बिलियन रेज किए गए इन लास्ट 5 ईयर्स इन आईपीओ। उस 100 बिलियन में से 60 बिलियन जो है वो रियली कंपनीज में गया है। 40 बिलियन तो प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बेच के वो निकल चुके हैं, आराम कर रहे हैं या बढ़िया वेकेशन मना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो आउट ऑफ 60 बिलियन दैट हैज गॉन इनटू कंपनी, दिस इज वेरी disheartening to know that only 15% of that has gone into real capex, ओनली 15% ऑफ दैट 60 बिलियन। सो अगर ये रियल कैपेक्स में जा रहा है या डेट को हटाने में जा रहा है, दैट इज़ वेरी गुड। और उसको कहीं और जा रहा है तो ये थोड़ा गड़बड़ है। तो मैंने तो जो देखा है अभी तक पेपर्स पे, तो ये यही लिख रहे हैं कि ये रियल कैपेक्स में जा रहा है और डेट को पे बैक करने में जा रहा है। तो दिस इज़ अ गुड थिंग दैट इज़ हैपनिंग। प्लस ऑल्सो इनके लिए सेक्टर भी बहुत अच्छा है, बिकॉज इंडिया का जो एविएशन ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। और अभी जो ऑर्डर्स भी कर रहे हैं, चाहे इंडिगो हो चाहे कोई आकाशा हो, काफ़ी सारे वो बाहर से ऑर्डर कर रहे हैं। तो अगर वो बाहर से जो ऑर्डर कर रहे हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग बेस धीरे धीरे अगर इंडिया में शिफ्ट होता है कंपोनेंट्स का, तो वो उन सारी कंपनीज के लिए भी एक काफ़ी अच्छा संकेत है कि भाई अगर उसी कंट्री से मुझे डिमांड आ रही है जहाँ पे मैं मैन्युफैक्चरिंग करूँ तो अच्छा है। तो मे बी इनको ज़्यादा ऑर्डर मिलने की संभावना है, राइजिंग मिडिल क्लास की वजह से, स्ट्रॉन्ग एयर ट्रैफिक की वजह से, और जो फ्लीट एक्सपेंशन हो रहा है एग्जिस्टिंग एयरलाइंस की वजह से इनको फ़ायदा हो सकता है। I think you must have seen this massive aircraft orders from Indigo and Air India, which has been in the news. Plus, government of India का जो focus चल रहा है because of the tariffs, make in India plus supply chain shift का from all other countries, that will also give them leeway, because OEMs को धीरे धीरे ये वन सिंगल कंट्री से जो डिपेंडेंसी है, चाहे वो फ्रांस का एयरबस हो या बोइंग का यूएस हो, उसको दूसरी जगह भी मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इनके लिए एडवांटेज हो सकता है। प्लस इनका कॉस्ट एडवांटेज बहुत बड़ा है, बिकॉज इंडिया में स्किल लेबर और लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट पे ये काफ़ी अच्छा प्ले कर सकते हैं। दूसरा जो मुझे लगता है, लोकलाइजेशन का इनके पास काफ़ी बड़ा चांस है, जो हाई वैल्यू कंपोनेंट्स में अभी तक बाहर नहीं था। सो इंजन्स हैं, लैंडिंग गियर्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, एवियोनिक्स हैं, और इन सब में इंडिया कहाँ है ये अपने को देखना पड़ेगा कि स्किल सेट हैं कि नहीं है, या बाहर के स्किल सेट्स को भी यहाँ एम्प्लॉय करना पड़ेगा इन सब के लिए। दीज क्वेश्चन वी हैव टू आंसर बिफोर वी थिंक ऑफ whether the capacity expansion will be taking place or not, and whether that will make sense to have capacity expansion. If there is no skill and we have to hire people from outside for these kind of manufacturing, then that'll be a costly affair. So that we have to see. If नहीं तो anybody has any input on this, that will be really appreciate. सो मैंने जो सूरज जी है, मैंने उनको इनवाइट किया है कि अगर कुछ आके वो बता सके। उन्होंने बोला था कि ही वाज वन ऑफ द ऑडिटिंग टीम मेंबर 10 years बैक। तो सूरज जी, अगर कुछ थोड़ा सा अगर आप हमें बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में, दैट विल बी फैंटास्टिक। बाय द टाइम ही डज दैट,
अखिलेश भाई, मेरा थोड़ा सा व्यू अलग है यहाँ पे। मुझे आई डोंट सी दैट इंडिया से उनको डिमांड आएगी, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि इनकी जो मेन डिमांड आएगी ना सर, वो एयरबस और बोइंग से ही आएगी। देखिए, अगर आप दुनिया में इफ यू सी नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर हु मेक्स दिस काइंड ऑफ वाइड बॉडी और नैरो बॉडी लार्ज पैसेंजर एयरक्राफ्ट, तो उसमें तो ये दो ही है। चाइना ने भले बनाया हो, बट दे आर नॉट सक्सेसफुल, एंड चाइना विल नेवर कम टू अस फॉर सोर्सिंग दिस काइंड ऑफ अ पार्ट। दूसरा अगर देखते हैं, तो मेन जो डिमांड आएगी सर, वो फॉरेन ओईएम से ही यहाँ पे कंपनी को आने वाली है डिमांड, Absolutely, no अदर doubt देन about it. So I was also saying that both these Airbus and Boeing, but they will also have local manufacturing bases developed in some years, because country specific अभी ये यूएस और इन सब का इतना ज्यादा ये हो जा रहा है ना कि वो मोनोपोली स्टेटस अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिया ये कह रहा है कि भैया अगर मैं आपसे ही लूंगा तो आप मेरे यहाँ बनाओ ना, कुछ पार्ट्स तो बनवाओ। तो ये एक बड़ा एडवांटेज इनके लिए हो सकता है। बिल्कुल। एंड सर, टू ऐड टू दैट, जैसे अपन बात कर रहे हैं इस थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में, अगर अपन देखें तो अपन मतलब आए दिन ऐसी न्यूज़ आती रहती है कि बोइंग और एयरबस के इतने सारे ऑर्डर्स अभी पेंडिंग हैं। तो डेफिनेटली उस साइड से भी काफ़ी ज़्यादा अपन को डिमांड दिखती है। एंड उसके साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से भी इस सेक्टर में काफ़ी सारे नए नए इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, जो कि अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे कि अपन ने देखा पीएलआई स्कीम आई थी फॉर एरोस्पेस एंड ड्रोन सेक्टर्स, जिसमें इन्होंने लगभग 120 करोड़ के इंसेंटिव्स इन्होंने ऑफर करे थे। एंड उसके साथ साथ पिछले साल एक भारतीय वायुयान विधायक बिल भी लॉन्च हुआ था, जिसमें उन्होंने जो ये सिविल एविएशन है उसके गवर्नेंस स्ट्रक्चर को काफ़ी अच्छा करा था। मेनली इनका फोकस सेफ्टी, सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी में था। एंड उसके साथ साथ जो डिफेंस की एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें भी इन्होंने लिमिट को इंक्रीज करके 74% तक रखा है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट की साइड से भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट आ रहा है अपने इन एरोस्पेस जो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए। तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड टेलविंड जिसपे कंपनी अच्छे से राइड कर सकती है इन द फ्यूचर। दिस इज अ गुड इन्फॉर्मेशन पार्थ, थैंक यू। दूसरा, मैं थोड़े अगर कमेंट्स पढ़ रहा हूं, तो वंश सैनी जी ने बोला कि सनसेरा आल्सो स्टार्टेड दिस। यस वंश भाई, Sansera has got certain order from Boeing for the similar kind of engine and other related parts from Boeing. Yeah. Uh, and जिशान जी का जो मैसेज है अबाउट द पैट, तो जिशान जी डेफिनेटली विल कम टू द फाइनेंसेस वेरी सून। बिफोर दैट, थोड़ा सा मुझे एक ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर कंपनी के पास बोथ द सेगमेंट्स है टू एंश्योर दैट द कंपनी कैन यूटिलाइज देयर कंप्लीट फैसिलिटी, फिर भी अगर हम यूटिलाइजेशन रेट देख रहे हैं कंपनी का, तो वो इट इज अराउंड 40%, 50% से ज्यादा नहीं है। सो दैट इज फॉर मी इट्स अ बिट ऑफ अ कंसर्न कि even after having both the different segments, why company is not able to have a higher utilization on their facility. Yeah, in fact, that is a big worry for me as well. And I saw the numbers now in terms of, the funds that they are raising. Out of the total fund, they are actually using 433 crore for debt repayment. I think the net losses have been majorly been coming because they are paying huge uh, chunk of their revenue as their interest. So 433 crore is going into debt repayment, and only 60 crore out of the total that they are raising is going into capex for machinery. And another 75 crore will be used for inorganic growth plus GCP. So this whether this debt repayment will improve their profitability is something that we have to see, and we have to see whether in the first con call or first discuss quarterly result that management talks about this. There is not much information about this This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. in the RHP, so we can't say anything with certainty. Whether it is actually becoming leaner or preparing for rapid expansion, that has to be seen. I like some of the comments that people have written in terms of uh,
I think there is a person, Mr. Suraj Singh. He is the CA also. He was part of the audit team. So, have you done any audit for this company, Suraj? If you have done, please speak up. We will be happy to have your perspective about the, corporate governance and the finances that they are having. Even Swapnil was in Belgaum, which is close to their, manufacturing setup. So he can have some information on that if he has. Yeah. Vijay, I really don't know whether company has defense aircraft business or not. We have to find it out in RHP. RHP doesn't say about this defense aircrafts. They are just supplying to these global OEMs as of now. Whether they are defense or they are commercial नो airplanes. नहीं अभी तो सी अगर जो कस्टमर का लिस्ट उन्होंने जो लिखा हुआ है उसमें कोई डिफेंस का तो नहीं दिख रहा है मुझे जी. बट इट इज पॉसिबल दैट दे माइट बी प्रोवाइडिंग समथिंग बट द द प्रोबेबली द परसेंटेज इज नॉट बिग इनफ फॉर देम टू Right. मेंशन इट या तो उनको अप्रूवल नहीं मिला है सी दूसरा एक ये भी होता है कि कई बार हमारे डिफेंस इंस्टीट्यूट जो भी है या बड़ी कंपनियां हैं जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है एटसेट्रा दे डोंट गिव द अप्रूवल टू प्रिंट द लोगो ऑफ द कंपनी इनटू द आरएचपी या तो कई बार ऐसा होता है कि अगर वो काम करते हैं तो भी वो ठीक से बता नहीं पाते कि भाई हम इसके लिए काम कर रहे हाँ, उसमें नाम नहीं हैं लिखा जा सकता, रेफरेंस नहीं दिया जा सकता. यस. हाँ अगर अप्रूवल नहीं अगर आपको अप्रूवल नहीं आती आपके कस्टमर से लोगो यूज करने की तो आप नहीं डाल सकते दैट कुड बी हिमांशु भाई थोड़ा सा सर आपके पास जाते हैं कि थोड़ा सा अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं थोड़ा सा अगर आप हमें समझा सकते हैं कि how do you see the company can the company achieve profitability in March 26 or March 27 what is your Akhilesh bhai ne bola ki you are masters of numbers so Yeah. So let I'm me give throwing this you. curveball to you so Yeah, let me give a brief introduction of Himanshu because Himanshu कम बोलते हैं but बहुत सटीक बोलते हैं. Himanshu is a CA plus CFA both. He's our CFO and CIO of SmartSync Services. Plus he's also fund manager for our Cat 3 AIF Nirbhay. And he has previously worked in various family offices before joining us as a CFO and CIO. So over to you, Himanshu, for the deep dives on financial performance and numbers. हेलो चिंतन जी तो जस्ट नंबर्स की बात करें तो उनके जो भी पीयर कंपैरिजन जो उन्होंने आरएचपी में दी है उसमें ये सबसे बड़ा प्लेयर है बट स्टिल इंटरेस्टिंग बात यह है कि दूसरे जो प्लेयर्स है वो प्रॉफिटेबल है बट ये कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल अचीव नहीं कर पाई है लाइक FY25 में भी वो लॉस मेकिंग थी अभी तक पैट लेवल पे प्रॉफिट नहीं आया है राइट सो the good part is that उनका EBITDA margins like धीरे-धीरे improve हुआ है. So maybe like next year if they keep on like जिस तरीके से like improve हो रहा है EBITDA margins, so maybe next year they can achieve the profitability इस तरीके से. Yeah. And cash flow भी obviously like profit नहीं है तो cash flow भी कुछ ज़्यादा है नहीं उनका. कुछ 25 करोड़ का FY 2025 में था उससे पहले नेगेटिव था and इसी तरीके से like वंस द प्रॉफिटेबिलिटी आएगी उसके बाद उनका कैश फ्लो वगैरह भी इंप्रूव होगा. हाँ, जैसा इन्होंने बताया EBITDA लेवल FY23 में 7.5 थे, FY24 में 14.7 हुए, फिर FY25 में 11.3 हैं. सो बहुत ज़्यादा कुछ इतना ज़्यादा बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहा है. और सेगमेंट में तो स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ आ रही है एरोस्पेस में, बट कंज्यूमर में 50% डिक्लाइन है. और FY23 में रेवेन्यू था इनका 812 करोड़, FY24 में 965 करोड़ हुआ और FY25 में डिक्लाइन हुआ 925 हो गया. तो करीब करीब 40 करोड़ का कंज्यूमर में जो स्लो डाउन आया उसकी वजह से इनका ओवरऑल रेवेन्यू ही घटा है. तो प्रॉफिटेबिलिटी तो एनीवे इम्पैक्टेड ही है. सो दैट वी हैव टू सी वेदर दिस kind of slowdown will impact them or the next phase of growth in aerospace components will actually give them a big boost. Now since they are developing a integrated SEZ, whether that will bring them more orders and the profitability will increase. Because of the IPO proceeds, their interest cost will go down, their higher depreciation and exceptional losses might also get reduced. So we have to see whether this will convert into the profitability matrices that we want to see. थोड़ा इसमें अखिलेश भाई मेरा एक अगर मैं लेट्स से इफ आई लुक एट 2024 और 2025 के नंबर को थोड़ा सा देखता हूँ और थोड़ा ब्रेक डाउन करता हूँ जस्ट रेवेन्यू पार्ट पीएनएल अगर मैं देख रहा हूँ अभी तो हम पहले तो ये देख सकते हैं कि यार उन्होंने थोड़ा सा देयर वाज रेवेन्यू डीग्रोथ या
फ्रॉम 100 एंड कितना था उनका टोटल, 9 क्लोज टू 990 करोड़ के उनके जो रेवेन्यू था वो थोड़ा सा घटा था, और 960 करोड़ का उन्होंने रेवेन्यू अचीव किया था. ओके, इफ यू लुक एट इट फ्रॉम जस्ट फ्रॉम एबिटा पर्सपेक्टिव, या तो एबिटा में बिफोर लेट्स से बिफोर द फाइनेंसेस, बिफोर द डेप्रिसिएशन अगर हम देखते हैं तो उन्होंने रफली 145 करोड़ का उनका प्रॉफिट था 2024 में. वहां से प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ, इट बिकेम क्लोज टू 108 crore in 2025. Yeah. The good thing is that if you do, if you look at the comparison of 6 months revenue, or let's say earning growth, so we're looking at around 84 crore of profit versus 58 crore of profit. तो 2025 में 6 महीने का जो है, अप्रैल से लेके सितंबर तक का, so there is definitely an increase in the revenue in H1. I don't know whether there is a seasonality of H1 versus H2. Let's assume we can assume that it could be. It seems to be pretty equal because जितना भी मेरा knowledge है based on aerospace industry, Boeing and Airbus has like chock-a-block order for next 5 years. Yep. So I don't see any seasonality coming in of H1 H2. तो मेरे हिसाब से okay, उनका revenue will be in a similar range. From 100 and or let's say close to 1,000 crore of revenue that they can achieve in 2026. But जो main चीज जो यहाँ पे सामने आ रही है ना, that is the depreciation and amortization expenses. Yeah, if you see over the last 3 years from 2023, 24, 25, close to 108 crore or 103 crore, or at least 100 crore of depreciation and amortization has gone in. Yeah. And I don't see that being reduced any further, because अगर आप देखते हैं तो their finance cost has also gone up. Okay, तो अगर यही ट्रेंड रहा तो 2026 में my assumption is that they might achieve the break even depending upon the way they treat their depreciation and amortization. Otherwise, they might also post one more year with operative losses. Yeah, or not, but not operative losses, but PAT पे वो loss कर सकते हैं, ऐसा possible है. Yeah. Yes. So this is also, I think, since Athar was talking about the weaknesses, let us now discuss about that, because see, अभी तक हम लोग ये सोच रहे हैं कि वो क्या अच्छा कर सकते हैं, और कंपनी जब हम आईपीओ में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ा जो थीम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि क्या इस कंपनी में वो डीएनए है जो एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडर या अच्छा आपको ग्रोथ दे सकता है, जिसे आप आईपीओ में इन्वेस्ट करो और उसको होल्ड करो पोस्ट आईपीओ ऑल्सो. सो इसमें दो तीन चीजें हैं, जैसे एक बड़ा मैसिव पोर्टफोलियो है 5,000 प्लस एरोस्पेस कंपोनेंट्स का, विच इज द कोर बिजनेस ऑफ दिस कंपनी, एंड दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप फॉर लॉन्ग टाइम, 15 साल से ज़्यादा का, विथ ग्लोबल ओईएम्स लाइक एयरबस एंड बोइंग, एंड नाउ दिस वर्टिकली इंटीग्रेटेड एसईजेड इज देयर, सो इनके कॉस्ट जो हैं वो लोअर हो जाएंगे और टर्न अराउंड फास्ट होगा. तो जो चिंतन भाई ने कहा कि शायद इनकी रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी आ जाएगी, उसकी वजह से शायद प्रॉफिटेबिलिटी भी अचीव हो जाएगी. और हाई एंट्री बैरियर्स तो हैं ही इस वाले इंडस्ट्री में, बिकॉज ये ग्लोबल ओईएम्स बहुत टाइम लेते हैं, 3-4 साल 5 साल भी सर्टिफिकेशन में, कैपेसिटी एक्सपेंशन का, और कैपिटल इंटेंसिटी भी इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा, मतलब आईपीओ में मिल गया बहुत जल्दी, फंड नहीं मिलते हैं ऐसी कंपनीज को एक्सपेंशन करने के लिए. प्लस स्किल रिक्वायरमेंट्स भी काफ़ी स्पेसिफिक होता है, तो दे हैव डन वेल इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज. एंड ऑब्वियसली ग्लोबल प्रेजेंस है, मैन्युफैक्चरिंग बेसिस आउटसाइड होना बहुत बड़ा प्लस है. सो एक दो चीज़ें तो हैं जो डीएनए है एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडर का, दे हैव टेकन दो स्टेप्स, बट जो करंट स्टेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ा वरी समय मेरे लिए. And there are other factors which Athar was talking about. I think Athar, can you speak up now about those things? यस सर. Yeah, हाँ. in terms of weaknesses. या सो बिफोर स्टार्ट वीकनेसेस मुझे ये बोलना था, जैसे चिंतन भाई आपने जो बोले ना डी ग्रोथ का, तो अगर इफ यू सी ना आरएचपी के पेज नंबर 171 में दे गिव्स अस ये केपीआईएस की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो उसमें ना उन्होंने मेंशन किया है कि उनका एरोस्पेस में ना कंटिन्यूस ग्रोथ है, बट इस साल जो हुआ है ना डी ग्रोथ हुई है कंज्यूमर सेगमेंट में, और अच्छी खासी डी ग्रोथ हुई है कंज्यूमर सेगमेंट में. उसकी वजह से हम लोग को रेवेन्यू और पैट दोनों में गिरावट दिखी. दूसरी चीज जो नेगेटिव पैट हुआ है ना, उसका रीजन ये है ना कि कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से इस बार उनको
और लॉस बढ़ गया अगर आप उनके फाइनेंशियल को देखेंगे तो अराउंड 42 करोड़ या कुछ अमाउंट था एग्जैक्ट जो मुझे याद नहीं है। तो उसकी वजह से उनका अभी भी लॉस चल रहा है। तो इनका जो कंपनी का मेन डी ग्रोथ हो रहा है और लॉस हो रहा है ना, वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि इनको ना यहाँ पे कंज्यूमर सेगमेंट में वो बिजनेस नहीं मिल रहा है मतलब जितना चाहिए। प्लस जैसे आप जैसे बोले कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, तो एक ये रिस्क भी है मेरे लिए कि मतलब अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखेंगे ना, तो इसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कंज्यूमर सेगमेंट में बहुत कम है। मतलब अराउंड 30% था 2023 में, जो अभी 2025 में 17% हो गया। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हो रहा है कंज्यूमर सेगमेंट में। और अभी मैंने ऐसा मतलब रीड किया था कि इसमें से आईपीओ के प्रोसीड्स में से कुछ पैसा अभी भी इसमें कंज्यूमर सेगमेंट में जाएगा। तो एक वो कंसर्न था मेरे लिए। हाँ, उसके अलावा मेन रीजन यही है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी की बात है और रेवेन्यू ग्रोथ की बात है, तो एरोस्पेस में वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। एरोस्पेस बिजनेस में इनका ये भी कहना है कि इनका कुछ कुछ कस्टमर के साथ 15 इयर्स का रिलेशनशिप है। तो कस्टमर स्टिकनेस भी बहुत ज्यादा है। हाँ, कस्टमर अगर एक बार जुड़ जाए इनसे तो 15-15 साल तक इनके साथ काम करते हैं। प्लस इनका नाम बट है। हाँ। अतर सी बट यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना, सी दे हैव ऑलरेडी कॉन्कर्ड द सी द पैसेंजर एयरक्राफ्ट बिजनेस इज अ ड्यूओपोली, या एयरबस और बोइंग के अलावा और कोई है नहीं। तो उन्होंने हम्म। ऑलरेडी दोनों को तो अच्छी, दोनों कस्टमर को तो कन्वर्ट कर लिया है। ओके, नाउ द only way they can have more customers on this segment is, or more businesses, that they go into more different products, different segments of various Airbus and Boeing के जो पार्ट्स रिक्वायरमेंट रहेगी, वहां पे अगर जाएंगे तब जाके वहां से वो बिजनेस बढ़ा सकते हैं। बाकी के अगर हम देखते हैं उनके कस्टमर्स, दे आर नॉट वेरी बिग गाइज, या if you also look at it, from a consumer big segment perspective, उन्होंने वंडरशेप का लिया हुआ है काम साथ में। Okay, they can actually expand this further, but the only thing I'm not able to understand is why their capacity utilization is, why did they invest so much on the capacity if they didn't had enough demand, Exactly, to exactly. consume it, yeah. Yeah. In fact, So there are two very good questions from Nimesh Shah. Nimesh is asking what sort of growth they are expecting in aerospace. Past few years, growth is just 20%. And the तो second निमेश जी, question is consumer electronic segment will have very low margin and in turn might bring down the overall margin. या करेक्ट, ये जो कंज्यूमर का पॉइंट है ना, ये वाला मैं से बोलना चाहता था। जैसे अगर आप कंज्यूमर सेगमेंट में देखेंगे ना चिंतन भाई, तो दे आर एक्सपांडिंग इनटू डिफरेंट सेगमेंट, बट कंज्यूमर सेगमेंट में अगर आप देखेंगे ना, तो इनका एबिटा भी नेगेटिव है। तो इनको सबसे ज्यादा मेन लॉस यहीं से हो रहा है और यहाँ पे डी ग्रोथ हो रही है। तो मेन वही समझना है कि कंज्यूमर सेगमेंट में भी इनका उतना बिजनेस नहीं हो रहा है ग्रोथ। और उसके अलावा जो एरोस्पेस का है, वहां पे भी मतलब ग्रोथ उतनी ही नहीं दिख रही है, लाइक 20% तक है। करेक्ट। और जो आपका पॉइंट है बोइंग एयरबस, तो हो गए उसके बाद, वो एक वैलिड क्वेश्चन है। सो एक्चुअली प्रांजल मुखीजा जी ने बहुत ही अच्छा सा आंसर दिया हुआ है कि रीजन ऑफ लो प्रॉफिटेबिलिटी is due to presence in a very high capex, low asset turn business of surface treatment. Yeah. Yeah. Pranjal ji, I don't know how, कितना expensive surface treatment वाला है, उनको क्या क्या अलग अलग surface treatment के लिए machines लगेंगे. That I'm not aware, so I won't be able to confirm it. But I think it's a very good explanation. If that is the only reason. Another thing, if I look at it, तो अगर हम उसका फिक्स एसेट टर्नओवर देखते हैं विद पियर्स, ओके, तो पियर्स में एक तो आजाद इंजीनियरिंग है, यूनिमैक एरोस्पेस है। Only Unimac Aerospace is giving the number with respect to the aerospace industry. So Unimac has a higher fixed asset turnover compared to Equus. Yeah, correct. Yeah. So maybe I think Unimac is a bit more wiser with respect to their fixed asset strategy. I don't know, but it appears that way from from the fixed asset turnover ratio perspective. In fact, and अगर ग्रोथ और निमेश जी ने जो ग्रोथ की बात की थी ना सर, तो मैं अगर those who are on their laptop, if you guys can go to the page 285 of the PDF RHP, तो आपको वहां पे दिखेगा रेवेन्यू का जो ग्रोथ है उनके पीयर्स का. So if you see CAGR of growth for Equus is just close to 7%, while Azad Engineering, Unimac have grown by 34 and or 35 and around 61% respectively.
Again, both of them are comparatively a smaller player compared to Equus, but their growth has been much sharper compared to Equus. Yeah. So एंड सो निमेश जी, जस्ट टू आंसर, देखिए 3 साल से उनका ग्रोथ 60% है रेवेन्यू का ग्रोथ, तो वी कैन अज्यूम कि अच्छा, अगर अच्छा कर दिया तो भी 7 का 8 होगा. दैट्स दी ओनली पॉसिबल लाइक्लीहुड इन सच अ शॉर्ट पीरियड. So इसमें विजय भाई का एक क्वेश्चन है, विल करंट मागा फोकस विल अफेक्ट इट्स बिजनेस विद बोइंग? ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला जो है ना, ट्रम्प साहब टैरिफ लगा देते हैं. दूसरा, ही इज आल्सो आस्किंग वेदर मेक इन इंडिया डिफेंस एविएशन इज इन फोरफ्रंट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो ये बिजनेस जो डिफेंस एयरक्राफ्ट का है, इनको आगे जैसे HAL का भी है, LCA वाला जो चल रहा है, उसमें भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दैट इज one thing we might not know as of now, Vijay bhai, but we might reach out to management after they list. Once they are listed, we can have discussion with the management to get to know about this. विराज जी का एक कमेंट है कि अखिलेश, योर डेटा ऑफ 15% फॉर IPO कंपनी इज इनकरेक्ट. दिस इज नॉट फॉर इक्वस विराज भाई, दिस इज फॉर दी ओवरऑल विच अभी एक कोटक का प्रशांत नेयर के साथ इंटरव्यू हुआ था, कोटक की पूरी टीम के साथ. तो उसमें उन्होंने जो उनके फंड मैनेजर हैं संजीव प्रसाद जी, उन्होंने ये डिस्कस किया है. दिस इज नॉट माई नंबर. अगर आप ट्विटर पे जाओगे तो उन्होंने बोला है कि 5 साल में जो $100 बिलियन रेज हुए हैं IPOs में, उसमें से $60 बिलियन जो हैं वो एक्चुअली गए हैं कंपनीज में, और $40 बिलियन डायरेक्टली प्रमोटर्स और जो लोग सेल कर रहे हैं उनके पास गए हैं. और उस $60 बिलियन में सिर्फ 15% जो है वो कैपेक्स में गया है, जो रियल ग्रोथ ड्राइवर होता है फॉर कंपनीज ग्रोथ. सो वो उसका डेटा है. सेम वे अखिलेश भाई, आई वुड लाइक टू करेक्ट यू ऑन दिस वन. वो उनका भी देखने का तरीका गलत है, जी. क्योंकि जो ज्यादातर जो एग्जिट लिया है वो प्राइवेट इक्विटी फंड्स ने और वेंचर कैपिटलिस्ट ने एग्जिट लिया है. तो अभी जो है कंपनीज का पैसा उठाने का तरीका बदल गया है. पहले लोग केपेक्स के लिए IPO लाते थे, बैंक्स के पास जाते थे, लेकिन अभी कंपनीज प्राइवेट मार्केट्स में पैसा उठाना केपेक्स के लिए ज्यादा बेहतर समझते हैं बजाय के पब्लिक मार्केट्स में. ये उनके लिए इजी होता है. और जो PE फंड्स होते हैं वो वापस वो पैसा उठाने के बाद वो घर लेके नहीं जाते, वो वापस किसी और कंपनी को कैपेक्स के लिए पैसा देते हैं. तो वो पैसा रहता मार्केट में ही है. एक कंपनी से दूसरी कंपनी, उनका फंड साइकिल होता है, वो खत्म होने के बाद वो लगाते हैं. तो ये फिगर गलत है, देखने का तरीका गलत है. और उन्होंने कहा कि 15% जाता है कैपेक्स में, और तो बाकी जो डेट रिपेमेंट्स भी होता है, तो डेट कंपनी क्यों उठाती है? ज्यादातर कंपनी डेट आगे कैपेक्स के लिए उठाती है. तो ये फिगर गलत है, देखने का तरीका गलत है बस. मे बी यस, हो सकता है रजत भाई. We don't know whether those numbers are correct. I just quoted because I saw those numbers. I will reevaluate and see whether those numbers are correct or not. Thank you for pointing this out. Thank you. Okay. So guys, थोड़ा सा अगर let's look at some of the things which is good for them. So देखिए, one of the question is on PLI. किसने पूछा था? I think जिशान जी ने. तो जिशान जी, so they have mentioned PLI in the RHP, but they have not quantified it. Yeah. But अगर थोड़ा सा हम सर्च करते हैं तो we can see that they get a benefit around 4 to 6% on the production value that they manufacture. Now, I don't know whether this PLI has already been applied. Are they already receiving this PLI or not? वरना क्या होगा कि जो उनका कॉस्ट ऑफ गुड्स है उस पे उनको 4 से 6% का PLI बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा. बट अगेन, दैट विल रिक्वायर दैट कंपनी मेक्स अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट up to the necessary level to achieve eligibility for the PLI scheme. तो existing पे usually PLI जो रहता है वो नया कैपेसिटी आप डालोगे उसके ऊपर मिलता है, not on the existing one. Yeah, so we'll have to see कि ये PLI पहले कब अप्लाई हुआ था, उनको कब से मिल रहा है. अगर if they are qualified just now, that it will be for the new investment that they do and not on the existing one. Yeah. Actually, there is a very good data posted by Dr. Vishmaya. I think some data might have taken from these LLMs, ChatGPT. But one striking thing that I see is 89% of revenue comes from aerospace, and there is a concentration risk in terms of business as well as key customers also, and a very big geographical risk.
their all major cluster are in Karnataka. सो कभी कभी क्या होता है जब भी regime चेंज होता है ना, अभी कांग्रेस से बीजेपी हुआ, बीजेपी से कांग्रेस हुआ, तो थोड़ा बहुत इश्यूज आते हैं, तो वो एक चैलेंज हो सकता है. Otherwise, this business is such a business that any government would like to continue this business and give them the benefits of whatever government policy push can provide. So those risks can be, बट I think. अखिलेश भाई यूजुअली इसमें यार कस्टमर कंसंट्रेशन का तो मुझे रिस्क नहीं लग रहा है. देखिए, क्योंकि दो ही कस्टमर है, मतलब अगर दो बड़े कस्टमर को पकड़ते हो तो उनके अलावा पूरा मार्केट उनके पास ही है, बराबर ना? हाँ, तो बट आई डोंट प्रॉब्लम सी क्या दैट एज होता अ है, चैलेंज. जैसे आई सी अभी दैट एज यूएस वाला पंगा हुआ ना, तो एक कस्टमर का ऑर्डर आना बंद हुआ या बहुत ज्यादा उस पे लग गया टैरिफ, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है. वो नहीं होगा सर. देखिए, आप समझिए, बिकॉज एयरबस एंड बोइंग बोथ ऑफ देम हैव अ ह्यूज बैकलॉग ऑफ ऑर्डर्स. ओके, अगर आप इंडिगो के प्लेन अगर देखोगे हाँ जी, हाँ जी. तो दे आर वेटिंग फॉर द डिलीवरी ऑफ द ऑर्डर्स. या सो putting and already Boeing itself is not doing that well financially. Right. So putting additional tariff will create a more hurdle for America than anything else. So मुझे नहीं लग रहा है कि that is a real risk from Yeah. I think this. the See, real risk I think lies this point from comes the, from a yeah. see, this point comes probably from the, as you said, it could be coming from the LLM, and LLM is just looking at just the numbers which is given in the RHP rather than the the logic behind Yeah, it. I think Pranjal Okay, wanted to speak. So Pranjal has some very good information. Pranjal, you can go ahead and speak, please. please, yeah. Hello. Yeah, Pranjal, you are Well, audible. Yes. so I've been listening to this discussion, very insightful. So I've also done a little bit of work on the aerospace sector, and I've been studying this sector because I mean it's just starting out. One of the key things I think, which I feel like one should verify, but the promoter in an interview has said that in the 4,000 parts that they make, 85-90% of those parts, they're the sole supplier. So Correct. that's a very big thing for them to claim that. Because generally क्या होता है, there are like generally whenever you're starting out for a new part, right, you get some 35% kind of market share in a particular part, and then it takes years and years for you to scale that percentage. So if they're claiming that they have a majority market share in those parts, I think that's a very big thing Right. to claim. Secondly, like I feel like I mean I understand that we're evaluating it from the point of view of the company, like what company is doing, how capable it is, what financials are. But you also have to understand like what value of service it's adding to its customers. Being an integrated company, I think probably the only company in India with this scale that's completely integrated. I think Tassel, Tata Advance Tassel is the other company that is probably fully integrated. But other than that, they're probably the only company in India that I could find that's like fully integrated. And this surface treatment thing that I had mentioned in the comment, it's very tough. Like it requires years and years of them to sort of break even that capex amount. And I think one more additional point that I'd like to point out. I think it's very interesting the way they've built this business. It is also an asset play. They have all the land nearby in that acres SEZ zone. And a lot of these companies, so for example, Dynamatic has recently won that doors order, right? They're along with Dynamatic, Acres and Sansera, they're jointly working. And from what I got to know, that basically Acres has provided facilities to these companies nearby so that they can actually reduce the working capital time and the communication between these companies to deliver the end product to the customer. So I feel like there's also a asset play here, which like basically allows them to expand in future as well. That's a big thing I feel like, and again, being present in one location, I think that's a very big advantage in terms of working capital. I'm just saying. This is very Yeah. insightful information, Pranjal. Thank you so much. In fact, Yeah. we were myopic about this, one single location. You have actually given a very different perspective this one location because of the other players being present there and having an integrated play. Yeah, thank you. No, so I mean, see, for me, one location is not that big of an issue. What I like about it is that they are present in a SEZ, which gives them a certain, taxation-related benefits. Yeah, because it's an export-oriented unit. Right, End of the day. right. So that gives them a much better benefit rather than a single location per se. Yeah, for me.
because see, transporting this from, let's say 50 kilometers, 100 kilometers is not a big cost, considering the cost of each of these parts. Yeah. But being an SEZ benefiting from that for the export orders, yes, that is definitely a very good component. Yeah. Can I just add one thing? Yeah. I Yeah. think Yeah. Feel free, please, cost please. is not a big thing. I think you talk to any aerospace company, they never speak about cost. I think it's more about Exactly. quality and reliability. Absolutely. So once you're close, right, you can actually monitor the process. You can ensure that the quality remains very high. And I think once you're basically, so a lot of these companies are operating in multiple segments, but uh, I mean, they're anyway like outsourcing a lot of these operations to other companies. So once you have a complete control on the cycle, right, like I feel like the kind of quality you can ensure, I think that's a very big competitive advantage in my opinion. Yeah, obviously. And absolutely, Pranjal, and exactly. See, I mentioned that in the beginning, right? That they are doing their own forging and casting. Okay, they are doing the machining of those components which are being forged. Yeah, they are doing surface treatment of all those machine components. Yeah, and then they are doing the sub assembly. So obviously, they have vertically integrated themselves to the sub assembly level. So absolutely, that's definitely is a very big moat for them. Yeah. But what I'm still not able to, get my head around is that why invest so much in capacity if they don't have enough, let's say, order to fully utilize that capacity. I don't know. It could be that they are considering the capacity for 3 shifts, and the current whatever utilization that we are seeing is only a single shift. It could be that reason as well. Running a second shift is not economical as of now because of something, or not possible because of some reason. Yeah, we don't know unless and until we ask the company this particular point. Yeah. There is one info from one of the participant. We have to verify if Pranjal can throw some light. Uh, uh, Whether they have recently partnered with some company for sand casting, which is Magellan It's a Industries. surface. Yeah. Yeah, it's a surface treatment. Did it say sand Yeah. They are blasting or casting? Yeah, they are partnering So with if it is Magellan. blasting, then it is a surface treatment. It is casting, then it is a casting and forging. It's a separate thing. Yeah. So let me see what's the comment. Okay. Oh, one point, like just on this, because you mentioned this, I think that's also a very very insightful point, that the fact that they've been able to do a lot of JVs and bring a lot of technologies from these tier ones who directly supply global tier ones that supply to Airbus and Boeing. So I feel like this surface treatment, Magellan is the company that they've tied up with. Right. So that also adds to the credibility. See, again, overall from a capability point of view, and the sort of understanding of the promoter, because see how you evaluate a company in this sector. I think there is only three things you need to see. I'm not talking about financials, but from a capability point of view, the three things you need to see. One is the promoter, quality of promoter, how they've been, what is the reputation in industry, what other companies think of the promoter. Secondly, how capable they are in terms of technology, what kind of unique capabilities they have, and what kind of solutions they can provide. And finally, the third thing that comes is how they've been able to scale up on the multiple programs they're present. So from all the three things, I think they're pretty capable. But I think the bigger question is again, I think some of the persons pointed out that the consumer business, and again now they're again doing some capex here, and again the kind of valuation at which they're coming at. I mean, it's not making sense. So until and unless they have a very supernormal growth, uh, see, again, investing point of view, I am not sure how to think about it. But from a capability point of view, I'm definitely one of the companies to watch out for. Maybe a year out, if the IPO doesn't do well, one should definitely keep tracking. Yeah. We like that perspective, Pranjal. In fact, we are of the same opinion. We are also a little conservative investor in terms of IPOs are concerned, because we used to describe IPOs as full form is it is probably overpriced, because promoters are selling it to investors. Normally, they squeeze everybody, and then there are BRLMs, there are merchant bankers, everybody. So everybody's fees and everything is loaded in the IPO price. So yeah, we have to look at it Correct. in that perspective also. And Yeah. again, So one more issue, guys, just
wanted to say, like, why last 3 years might not be the greatest, like track record to, check the performance of a company, is because actually last 3 years, both Airbus and Boeing have had issues in their own planes. So, see, a company can be capable, but if the end OEM is not picking up, volumes, then there's no point in your capability. So there was a Howmet engine issue for like Pratt and Whitney, and then the whole Boeing issue was also there, right? So I mean, a lot of the companies got affected by it, but if you look at like other companies also, like a lot of them are like not showing the greatest kind of quantitative performance in the last 3 years. But I think if you just pan out and see how they've done over like maybe last 10 years, I mean, I think that will give a much better position. Right. And perfect. Very good point, Pranjal. Thanks for sharing. So there is one more person called Space Invader. So Mr. Space Invader, yeah, you were asking about the other other customers besides Airbus and Boeing. So I think you have already pointed out, right? So Pratt and Whitney, Rolls Royce, GE Aerospace, these are the guys who actually manufacture various type of engines which goes into multiple aircrafts, different aircrafts. Yeah. Yeah. So Magellan Aerospace definitely gives them that particular advantage to target some of the other customers like GE Aerospace or Pratt and Whitney. Yep. Yeah, in fact, Akhilesh bhai, over to you. Yeah. Space Invader has been sharing some very good information in the comment section. He shared that sandblasting also Magellan one, and some of the other tie-ups that he has pointed out. There is another question from a handle called Geo Boy. There about the, I think, audit or something. He has asked whether anybody has information about that. I'll just read out the question. If anybody has any information about that, please answer that. I think their auditor has given qualified opinion. If you can see if it's serious, and also they have major borrowings in foreign currency. Well, see, major borrowing in foreign currency. I mean, I don't know why that is a bad thing because I'm hoping that foreign banks will do a much better due diligence. I'm just guessing, yeah. But I don't know why having major borrowings in foreign currency is Yeah, a because that concern. might actually have impact if there is a hedging risk which looms large in the नहीं foreign बट currency. गाइस हम सी उनकी दो मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है राइट एक फ्रांस में है दूसरी टेक्सास में है तो So euro and possibly dollar. that they might have taken the loan from a local entity and that particular loan since it's a parent entity Equus तो उनकी जो सब्सिडरी कंपनी है पेरिस वाली और टेक्सास वाली उसमें ये ये फॉरेन देखो करेंसी वाली अगर बोरोइंग दिख हेजिंग, रही है चिंतन भाई, अगर हेजिंग किया है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट प्रॉब्लम क्या है, अभी आपने इंडिगो का रिजल्ट देखा, इंडिगो का ऑपरेशनल नंबर इतने अच्छे लग रहे हैं, बट फॉरेक्स लॉसेस की वजह से पूरा नंबर ही प्रॉफिट ही गायब हो गया। तो वो एक चैलेंज रहता है, इसलिए ये शायद क्वेश्चन इसकी वजह से उन्होंने पूछा होगा। Possible. दूसरा सर ऑडिटर वाला पॉइंट तो I don't have any answer right now. Yeah, If anybody Himanshu, else, or anyone has that answer about the auditors. Their auditor has given a qualified opinion. If you can see if it is serious and all or not, anybody has an answer to that? but I think Akhilesh bhai, I think we have tried to do a proper justice to the company. I think we have answered most of the questions. And yeah, Zishan, you are right. अगर वो 1-2% पे फॉरेन से ले रहे हैं पैसा तो क्यों गलत है? I don't see that as a bad thing. As I said कि so guys, if you have any more questions, if you like it, please show your love and support. Do subscribe to Smart Sync, Akhilesh bhai, me, whom did I miss out? Dr. Parth and Pranjal bhai. Pranjal gave a fantastic very good. viewpoint. So guys, please do show your love. And we want to do this, we want to focus on each of the company as and when we get the time. So we are one good thing is that I had a chance to meet Vidya Wire in person a few months back, so I can at least give you a bit more
insight on that compared to what I've done with Equus. Yeah, so we will try to keep it, almost every second day or every day as and when these main board IPOs come. So we are lined up Miso, Vidyawire, and few other also. Wakefit is also is coming, so we will also line up that. Of late some very good IPOs have come into the main board also. So just as a closing thought, Equus looks like a very high entry barrier business, plus deep OEM relationship with long term. Almost 15 plus years. The scale is rising, but profitability is still unstable. So we have to look into that. They have a very strong aerospace tailwind, which they can benefit in the next decade. The execution and cost control and client focus will actually be monitorable for all of us. This looks like a good opportunity if the valuation comes at after listing at a level which is comfortable for investors. So So अखिलेश looks भाई like एक that. सवाल, एक पार्टिंग क्वेश्चन, हाउ डू यू इवैल्यूएट अ लॉस मेकिंग कंपनी? आप कौन से मैट्रिक से इसको इवैल्यूएट करेंगे? So Do you think it basically, is more expensive right now at this valuation, what they are saying? so for me, loss-making companies are something that I normally don't look at just for the loss. I look at the segment which they are operating into. Some of the segments which are loss-making are very long gestation segment, like aerospace component manufacturing is a very, very high entry barrier and long gestation period. So sometimes you can look at these companies for a very long term, but you have to look at the peers also, which are operating and how they have generated profits in how many years. So I will maybe after 1 or 2 quarters of results, I will have interaction with the management. We will personally go and meet them, in only then we decide to invest in such companies. Otherwise, loss making we avoid. हिमांशु भाई, आपका क्या व्यू पॉइंट है सर? हाउ डू यू इवैल्यूएट अ लॉस मेकिंग कंपनी लाइक Equus, Hello? Hello, Are we Himanshu, are you still there? there? I think we have lost the connectivity to Himanshu. Parth, you have perspective on that? बिल्कुल आयुष अग्रवाल भी है, तो मैं आयुष भाई को बुलाना चाहूंगा. आयुष भाई. Ayush is there. क्या बात है? Ayush हाँ भाई is हाँ. there. Very good. Yeah, Ayush भाई. एंड आई थिंक प्रांजल ने भी हैंड रेज कर रखा है, तो आई थिंक Yeah, वो yeah, भी कुछ please, कहना Pranjal, Yeah, go yeah, ahead. feel free, Pranjal. Pranjal, you wanted to speak? एंड बाकी मेन ट्रैकिंग पॉइंट तो इनका यही रहेगा कि जैसे अपन ने देखा कि FY25 में इनके मेनली लॉसेस फाइनेंस कॉस्ट और डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन से थे. तो अपन को यही देखना होगा कि थोड़ा बहुत जो ये फ्रेश इशू का पैसा लोन रिपेमेंट के लिए कर रहे हैं, तो मे बी उससे थोड़ी बहुत फाइनेंस कॉस्ट कम होगी. एंड अगर इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है जो अभी लोअर लेवल्स पे है, अगर वो बढ़ता है तो जो रेवेन्यू इंक्रीज होगा मे बी वो थोड़ा ऑफसेट कर पाएगा डेप्रिसिएशन वगैरह के नंबर्स को. तो यही मेन ट्रैकिंग पॉइंट रहेगा मेरे हिसाब से ओवर द कमिंग ईयर्स या क्वार्टर्स. See, one more point could be that, see, they have mentioned that they want to acquire something, yeah, as a part from the IPO proceeds, yeah. So that could be also an interesting development that can happen in future. कि वो कौन सी कंपनी को acquire करने वाले हैं, and how that changes the company's future growth prospect. हाँ, एंड इनफैक्ट इन्होंने दे हैव आल्सो मेंशन्ड कि 75 करोड़ इन्होंने ऑलरेडी यूटिलाइज कर लिया है इन दिस फंडिंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ वाले कंपोनेंट में फ्रॉम देयर नेट प्री आईपीओ प्रोसीड्स. तो वो भी एक चीज रहेगी जो कि ट्रैक करने लायक है. तो अखिलेश भाई, मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एंड स्मार्ट सिंह टीम से कि एक अगर ईवी एबिटा का अगर आप एक कंपैरिजन करके डाल सकते हैं, हाँ, definitely. एंड एज वेल एज सी प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू सीएफओ, अगर ये 3-4 अलग अलग मैट्रिक्स है, अगर आप इक्वस और बाकी सबका अगर एक टेबल बना के उनके पीयर्स जो आरएफपी में दिए हुए हैं, जैसे प्रांजल विल डिफर हियर बट दे हैव गिवन यूनिवैक एंड आजाद एज द या पीयर आरएचपी में दिया है. सर्विस. मैंने भी प्रांजल का सुना था, बट आरएचपी में दोनों का नाम है. तो सर we will दोनों पेयर्स नहीं है. नहीं, वो बराबर है प्रांजल में, बट अभी कंपैरिजन के लिए कोई तो चाहिए ना अपने को कि नहीं, ये कंपनी सस्ता है का महंगा है कंपनी, कौन सा वैल्यूएशन मैट्रिक्स यूज करेंगे.
So my guess is that we can use EV to EBITDA, we can use price to sales, price to CFO, price to free cash flow. Those could be the parameter that we can utilize for evaluating this loss-making company. Yeah. Yeah. Um, We will look into that, and we will definitely prepare something that we have posted already on SmartSync about the basic data, but we will prepare this detailed data, and we will share that with all the audiences. Perfect. Perfect. Yeah. Thanks a lot, everybody, for joining in. Thank you so much. So we will keep this going for all the main board IPOs also. Chintan Bhai is a rock star for SME IPO, and we have been discussing with the management almost every second, third day. So now we will start. We have started this for main board IPOs also, and every day or every other second day, we'll discuss these on spaces also. Thank you. Thank you very Yeah. much for joining in. And guys, the space is recorded, so you can also share it in your groups, and show us your love. Yeah. Thank you, guys. Thank you very much. Bye. Good night. Good Thank night. you. Thank you. Good night. Thank you. Uh, This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today.